हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज बहुत बड़ा अंतराल आ गया, लगभग 20 दिनों का। आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सीरीज का समापन। अब तक हमने 13 प्राइम मिनिस्टर 13 प्रधानमंत्रियों की बात कर ली। आज बात करेंगे 14वें निवर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी युवाओं के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां आज भी एक बहुत बड़े प्रेरणा के रूप में स्थापित है भारतवर्ष में। कोई व्यक्ति कहीं से भी प्रारंभ करके अपने जीवन को सफलता की उन्नत शिखर तक पहुंच सकता है। तो बहुत सी बातें सीखने को है इनके व्यक्तित्व से और इनके कार्यों से। संक्षिप्त परिचर्चा, चूंकि ये 10 मिनट्स सीरीज है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम समझ लें और उनके जो 2014 से लेके अभी वर्तमान तक उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो जो चीजें हुई, उनमें कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 17 सितंबर 1950 तात्कालिक बॉम्बे स्टेट मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर में आपका जन्म हुआ। साधारण घर में जन्म हुआ, साधारण कुल में जन्म हुआ। बचपन अपना प्रारंभ जो उन्होंने अपने जीवन का किया, थोड़े संघर्षों के साथ किया। वडनगर के रेलवे स्टेशन पे आपने शुरू में चाय को भी सेल किया। 1967 में वडनगर से ही अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट किया। इसी दौरान आपका झुकाव आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ हुआ। वहीं वडनगर के रहने वाले वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आरएसएस को निरंतर रूप से इन्होंने ज्वाइन कर लिया। आरएसएस के सदस्य बनने के दौरान आपने किताबों का अध्ययन किया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन से और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बेलूर मठ और रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन के जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं वहां पर उन्होंने भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन का गहरा प्रभाव नरेंद्र मोदी के जीवन में देखा जा सकता है। 1968 से लेके 1970 तक लगभग भारत के सभी प्रमुख जो विवेकानंद के जीवन से संबंधित या जिसे कहा जाता है रामकृष्ण मिशन के से संबंधित जितने भी प्रमुख स्थान थे उन सबका भ्रमण कर दिया, चाहे वो बेलूर मठ हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे अल्मोड़ा हो, राजस्थान, गुजरात, लगभग पूरा भारतवर्ष उन्होंने भ्रमण किया और 1970 में वापस लौट के आ जाते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यों से आगे बढ़ते हुए प्रचारक के पद पर आ जाते हैं और ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 1978 में ओपन स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री लेते हैं। एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से लेते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं। अपने राजनीतिक करियर को भी साथ साथ में समानांतर रूप से लेकर चलते हैं। 25 जून 1975 आंतरिक कारणों से आपातकाल लगा दिया जाता है। ये वो समय था, नरेंद्र मोदी अपनी जीवटता का परिचय देते हैं और भेष बदलकर काम करते हैं। सरदार का अटायर भी बीच में अपनाते हैं, सिख पगड़ी पहन के। इसी दौरान उन्होंने गुजराती भाषा में एक किताब भी लिखी, गुजरात में संघर्ष, जो आगे जाके पब्लिश होती है। अपनी कार्य कुशलता के चलते 1978 तक नरेंद्र मोदी का कद बढ़ के संभाग प्रचारक तक पहुंच जाता है। सूरत और वडोदरा इनकी देखरेख में आ जाता है। संभागीय प्रचारक बनने के बाद कभी गुजरात, कभी दिल्ली में अलग अलग पदों पर कार्य रहते हुए बीजेपी के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ जाते हैं। और 1989 और 90 का जो समय है जब LK आडवाणी अपनी रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, उनमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और 1989-90 में जो बीजेपी की इलेक्शन कमेटी है उसके सक्रिय सदस्य भी नियुक्त हो जाते हैं। आपकी राजनीतिक जीवन यात्रा में प्रमुख पड़ाव तब आता है जब 2001 में गुजरात के तात्कालिक चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल की मृत्यु हो जाती है और उनको चीफ मिनिस्टर के पद पर जो है आसीन किया जाता है। पहला जो संघर्ष उनको अपने पद पर रहते हुए होता है वो भुज 2001 में आए हुए अर्थक्वेक से, भूकंप से निपटने के लिए उन्होंने बेहद शानदार रूप से कार्य करते हैं और बहुत ही कम अवसर में गुजरात को उस भूकंप के प्रभाव से बाहर ले आते हैं। 27 फरवरी 2002 में गोधरा प्रकरण होता है और गोधरा प्रकरण के कारण भी वे चर्चा में रहते हैं। 2002 में जब पुनः इलेक्शन होते हैं, उस बार अच्छे मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनते हैं और अब जो है वो एक विकास पुरुष के रूप में एक नया रूप उनका सामने आता है। मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को एक विकसित राज्य के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं और जो राज्य जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं माना जाता तो उसको विकसित राज्यों की पांत में लेके आ जाते हैं। सरदार सरोवर डैम हो, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का मुद्दा हो, टाटा मोटर्स के कारखाने को केवल एक SMS के माध्यम से
बंगाल से गुजरात स्थानांतरित करने का मुद्दा हो, ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे थे जिससे ये पता चलता था कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच कितनी प्रगतिशील है और कितनी विकास उन्मुख है। यही वो काल है जब गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 डिजिट पे आ जाती है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संस्थान है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उन सभी प्रकाशनों में, संस्थानों के प्रकाशनों में गुजरात की अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उनमें बेहतर आंकड़े, बेहतर स्टेट्स जो है प्रदर्शित होते हैं। कालांतर में सितंबर 2013 में बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में इन्हें डिक्लेयर किया जाता है और ये नेम डिक्लेयर करने के साथ ही 2014 में एक बड़े जनादेश के साथ में बीजेपी केंद्र में सत्ता में आती है और 2014 से लेके वर्तमान समय तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस दौरान इन्होंने कई उपलब्धियां भी अचीव की। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ में कई चीजें जो है अलंकरण साथ में जुड़ते हैं। इनके साथ विशिष्ट बात यह है कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका जन्म आजाद भारत में होता है, स्वतंत्र भारत में होता है। दिसंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार निर्णय लेती है कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाए तथा इसे नीति आयोग का नाम दिया जाए, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जो अभी भी कार्य कर रहा है। 2014 तक 2015 तक भारत में ऐसे बहुत से एनजीओ, ऐसे बहुत से कंपनियां काम कर रही थी जो भारत विरोधी कार्यों में संलग्न थी और इसी पर सबसे बड़ा वज्रपात होता है। 2014-15 में सबसे बड़ा ऑनस्लॉट किया जाता है ऐसी कंपनियों के ऊपर, ऐसे एनजीओ के ऊपर, ऐसे सोसाइटीज के ऊपर, ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के ऊपर जो कि कथित रूप से या प्रकट रूप से तो भारत में समाज सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो अल्टीरियर मोटिव ये था कि भारत को कमजोर किया जाए, तो उनको भारी संख्या में उनको बंद किया जाता है। 2014 में ही मोदी सरकार 1200 ऐसे कानून, जो ऑब्सोलीट लॉज कहा जाता है, ऐसे कानून जिनका पिछले 64 या 65 वर्षों की आजादी के इतिहास में न के बराबर काम रहा और जो कि एक तरह से रिडंडेंट हो चुके थे, खराब हो चुके थे, इनएक्टिव थे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जो कि संवाद के लिए किसी भी प्रकार का जो है मध्यस्थता नहीं रखते हैं और उन्होंने मन की बात नाम की सीरीज स्टार्ट की ऑल इंडिया रेडियो से और बाकी जो संचार माध्यम है, जो सरकारी संचार माध्यम है, जिसमें वो जनता को सीधे जो है जनता के सामने जो है संवाद रखते हैं। तो एक तरह से माना जाता है कि प्रथम संवाद जो है उन्होंने प्रारंभ किया। बदलते परिवेश में जैसे जैसे जो सभ्यता जो है वो डिजिटलाइज की तरफ बढ़ती जा रही है, डिजिटलीकरण हो रहा है, उसी के संदर्भ में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाता है। मोदी सरकार ऐसे गरीब लोग, ऐसे ग्रामीण लोग जिनके पास में जो कि समर्थ नहीं थे एलपीजी कनेक्शन के लिए, उनके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बीपीएल परिवारों को सस्ते एलपीजी गैस सिलेंडर और लगभग मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जो है वो मुहैया करवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख आर्थिक निर्णय लिए गए 2014 से लेके अब वर्तमान तक, अद्यतन तक, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका झुकाव जो है वो एलपीजी सुधारों की तरफ ज्यादा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भारत को ज्यादा से ज्यादा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, बाजार को अधिक जो है वो शक्तियां दी जाए, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम रहे, रेगुलेटरी बॉडी जो है बेहतरीन रूप से कार्य करे, भ्रष्टाचार पर जो है नकेल कसी जाए, ब्लैक मनी को जो है समाप्त कर दिया जाए। ये इनकी आर्थिक नीति का एक बड़ा आयाम रहा है। इसके साथ भारत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट कम करे। जो भारत के अंदर सेल्फ जो रिलायंस है, भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत जो है, उसकी उनका उन्होंने स्लोगन दिया सेकंड टर्म के अंदर, जिसमें भारत आयात को लगभग प्रतिस्थापित कर दे। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फ्यूल जो है, या जिसको कहा जाता है कि जो पेट्रोलियम और कोल जो है, उन पर निर्भरता कम की जाए। सोलर अलायंस का उन्होंने नारा दिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे अधिक ऊर्जा का सृजन किया जाए। तो ये आर्थिक नीति का अगर उनका जो लुभाव देखा जाए तो ये रहा है। आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सितंबर 2014 में मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक कार्यक्रम चलाया था, जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत चीन को टक्कर दे सके, ऐसा कुछ किया जाए। जैसे मेड इन चाइना है, वैसे ही मेक इन इंडिया होता है। बाहर के लोग भी भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, विनिर्माण का कार्य करें। इससे भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत की जीडीपी को एक तरह से ग्रोथ का एक बूस्टर मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी से जूझ रही थी। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का एक असंगठित क्षेत्र था, जो कि सरकार के लेखे जोखे में नहीं आता था। उसको समाप्त करने के लिए 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लेके आती है सरकार, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को
का जो लीगल टेंडर है वो समाप्त कर दिया जाता है। ये ब्लैक मनी पर आजाद भारत में बोला गया अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसके परिणाम आज भी आ रहे हैं, देश में ब्लैक मनी एकदम से जो है ड्रॉप हो गई। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हेल्थ और सैनिटेशन में, स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार ने 2015 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जारी की और स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया। स्वच्छता पर इतना ज्यादा जोर आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। ओपन डिफेकेशन को बंद कर दिया गया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दिखे और जितने भी हुज हू हैं देश के अंदर, उनको ये कहा गया कि आप खुद अगर स्वच्छ रहेंगे तो लोग आपका अनुकरण करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। महात्मा गांधी के बाद में अगर किसी व्यक्ति ने स्वच्छ भारत पर बल दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2018 में लगभग 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार ने प्रारंभ की, जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है। आर्थिक मोर्चे के बाद में अगर हम विदेश नीति के मोर्चे पे कहा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जो पहले की विदेश नीति के जो प्रतिमान थे उनको एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रमुख शक्तियों के, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, बराक ओबामा हो, व्यक्तिगत स्तर पर उनका जो रेपो था वो बहुत जो अच्छे लेवल पर था। अमेरिका के साथ, रूस के साथ, ईयू के साथ, जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सब के साथ में भारत की विदेश नीति एक अच्छे पड़ाव पर पहुंच गई। साथ ही साथ में जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ में संबंध जो है बीच में खराब देखने को मिले, खास करके डोकलाम में या चाइना के साथ में जो अभी वर्तमान में जो स्क्रिमिशेस चल रहे हैं, जो बॉर्डर पे जो बातें चल रही है, उसमें भी भारत सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारत और चीन के बॉर्डर पर तेज गति से रोड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे सेना जो है अच्छे से लामबंद हो सके और हमारी स्थिति बेहतर रूप से मजबूत हो सके। वहीं पाकिस्तान के साथ संबंध में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में के साथ मुद्दे में कभी खटास और कभी मिठास दोनों देखने को मिली। भारत सरकार ने प्रयास भी किए कि हमारे संबंध मधुर रहे, लेकिन पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत सरकार ने बता दिया कि आज भी दक्षिण एशिया हो, एशिया हो, भारत की तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। नरेंद्र मोदी सरकार ने, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे आसियान हो, चाहे G20 हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो बिम्स्टेक हो, जितने भी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, मंच है, उन पर अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की। आर्थिक नीति, विदेश नीति के बाद में रक्षा पर बात की जाए, आंतरिक सुरक्षा पर बात की जाए तो मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार मानी जाती है जिसने नक्सलिज्म के मुद्दों को लगभग समाप्त प्राय कर दिया है, वो मृत प्राय हो चुके हैं। दूसरा, उत्तर पूर्व में चलने वाले इंसर्जेंसी मूवमेंट और उनमें खास करके जो नगा मूवमेंट है उनके साथ में एक एग्रीमेंट करके और उस मुद्दे को समाप्त किया। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर में आतंकवाद की अगर बात की जाए तो 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्थानों पर करके भारत ने स्थापित कर दिया कि इंडिया में टेररिज्म के लिए कोई स्थान नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ही आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को संविधान से हटा दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर की स्थिति भी लगभग वैसी होगी जैसी अन्य भारतीय राज्यों की है, यद्यपि उनके स्टेटहुड का दर्जा जो है समाप्त करके उनको यूटी बना दिया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। 2015 में जब इंडिया अफ्रीका समिट चल रही थी तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बताया कि सौर ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा है। अगर हम इस पे अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो इससे अफ्रीका और एशियाई देश जो है वो बहुत तेज गति से विकसित होंगे। तो ये वो सब प्रमुख चीजें थी जो 2014 से लेके वर्तमान तक मोदी सरकार से संबंधित है, हमें जाननी चाहिए। ये चूंकि 10 मिनट सीरीज है तो बहुत सी चीजों को कवर करना मुश्किल है, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है ऐसे बहुत से गुणों की खान है जिसको देखकर खुद ब खुद लोगों में एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का भाव आ जाना चाहिए। उनकी सादगी, उनकी जो ईमानदार छवि है, उनकी जो अल्कोहलिक या वर्कोहलिक जिसको कहा जाता है, जो कार्य करने से ऊर्जा प्राप्त करने वाले लोगों की जो छवि है, वो 18-18 घंटे काम करते हैं और वेजिटेरियन है, किसी प्रकार के मद्य का या किसी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर है, देश के लिए कार्य करना और जीरो से स्टार्ट करना, एक टी सेलर से स्टार्ट करके प्रधानमंत्री और विश्व लीडर की पांत में आना अपने आप में एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी है जो भारत के हर युवा को अभी प्रेरित करती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।